हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथापुरट। बेटा हम कर रहे थे यहाँ पे एमसीक्यूज का डिस्कशन, जो आईसीआई ने एमसीक्यू यहाँ पे रिलीज किए हैं आपके अटेम्प्ट के लिए, हम वो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं उन्हें एक बार बता दूं बेटा, जो इंडायरेक्ट टैक्स पेपर है आपका यहाँ इंटरमीडिएट आईपीसी का, तो इसका ये आपका इंडायरेक्ट टैक्स पेपर जो 40 मार्क्स का आता है, यस, इसकी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव ऑप्शन मेरे कोर्स की अवेलेबल है। फुल कोर्स विद क्वेश्चन बैंक डिस्कशन अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये देखो आपके ये 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, मेरी बुक में कलर्ड बुक्स हैं बेटा। 12 चैप्टर्स का डिस्कशन हम करेंगे अलॉन्ग विद क्वेश्चन बैंक। दैट मींस कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, फिर हमने उसका क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया। देन सेकंड चैप्टर पढ़ा बेटा सप्लाई, फिर उसका क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया। अब ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये बेटा मेरा क्वेश्चन बैंक है जिसमें ऑल पॉसिबल क्वेश्चन है। जैसे आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड, हम सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे। सारे पूरे क्लास के चैप्टर्स के साथ साथ ही आपका यहाँ पे पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे क्लास में हम पूरा रिवीजन भी करेंगे, हम पूरे चैप्टर्स भी पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन बैंक भी पढ़ेंगे। आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए इस पेपर में कि भाई 40 मार्क्स के पेपर में आपको एटलीस्ट 35 लाना है। इस पेपर में आपको एग्जामिशन लेके आना है, आपका एग्रीगेट का टेंशन ही खत्म हो जाएगा सिर्फ इस पेपर से। ठीक है, तो आपको 40 में से एटलीस्ट 35 लाना है। बहुत सिंपल पेपर आता है बेटा, यहाँ बिलीव मी, बहुत सिंपल। एमसीक्यूज हम अभी डिस्कस करें, कितने सिंपल एमसीक्यू आते हैं, सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी। हम ये चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। फॉलोड बाय हम क्वेश्चन बैंक करेंगे, तो आपको केस स्टडी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर कैसे एग्जाम में लिखने हैं आपको वो भी आ जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हम देखेंगे, सेक्शंस हम क्लास में याद करेंगे, एंड देन उसके बाद 7 आवर्स में बेटा हम रिविजन करेंगे। पूरा का पूरा कोर्स का रिवीजन, हम ये हर चैप्टर के 2-3 चैप्टर जैसे जैसे होंगे हमारे, हम पुराना रिवीजन करते रहेंगे। और जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 6 to 7 आवर्स में एक समरी बुक से हम पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस कोर्स का हम प्रिपरेशन करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड इट विल बी अवेलेबल बेटा फ्रॉम 15th of May। फ्रॉम 15th of May कहाँ पे अवेलेबल होगा? इट विल बी अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट। बेटा एक सेकंड, मैं आपको वेबसाइट का एड्रेस बता देती हूँ। ये मेरी वेबसाइट है बेटा www.icaleague.com। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो बेटा। इस यहाँ पे बेटा ये शॉप सेक्शन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फ्रॉम 15th of April यहाँ डिस्पैचेस स्टार्ट होंगे और फ्रॉम 10th of April ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है, तो आप या आपके फ्रेंड्स जिनको भी यहाँ पे नवंबर अटेम्प्ट के लिए क्लासेस लेने हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं, नवंबर या नेक्स्ट मई के लिए। ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हो वेबसाइट पे, पूरा कुछ डिटेल्स रहेगा। कलर्ड बुक आएगा आपको, देन क्वेश्चन बैंक आएगा आपको, समरी बुक आएगा बेटा पीडीएफ फॉर्म में, वो एग्जाम के 3 महीने पहले आएगा समरी बुक। ठीक है, तो ये सारा कुछ और क्लास में पूरा डिस्कशन होगा। बहुत अच्छे से रेगुलर बैच है और बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है। ठीक है, विद क्वेश्चन बैंक, विद एन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, तो आई होप आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पे रिजॉल्व हो गई होगी। अगर फिर भी किसी को कुछ क्वेरी बचती है तो बेटा एक काम करना, ये देखो वेबसाइट पे वैसे सारा कुछ डिटेल्स रहेगा, बट ये 2 नंबर्स हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये तो मेरा नंबर है, ये ऑफिस का नंबर है, ऑफिस के नंबर से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ये हुई बात। अब हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज। थर्टी 35 तक एमसीक्यू लास्ट वीडियो में हुए थे बेटा। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा वो देख लो, ये बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं। आईसीआई ने जो इशू किया है वो वाले एमसीक्यू ही हम डिस्कस कर रहे थे। 35 तक हुए थे, 36 to 70 एमसीक्यूज यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वेयर हाउसिंग ऑफ डैश इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। बेटा एग्जामिशन के चैप्टर में क्या क्या चीजों की वेयर हाउसिंग एग्जाम थी? राइस की यस स्पेसिफिक एग्जामिशन था बेटा। देन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एग्जाम था, जैगरी कॉफी की सारा कुछ एग्जाम था। तो 1 2 3 4 ऑल ये सारी चीजों का क्या एग्जाम था? वेयर हाउसिंग एग्जाम था, वेयर हाउसिंग एग्जाम था। नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन अमाउंट्स टू सप्लाई। विदाउट कंसिडरेशन में क्या याद आना चाहिए? शेड्यूल 1। भाई क्या चीज सप्लाई होती है विदाउट कंसिडरेशन? सिर्फ जो शेड्यूल 1 में 4 पैरा दिए हुए हैं उनमें अगर कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन आता है तो सिर्फ वो सप्लाई होता है बेटा यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन। देखते हैं क्या क्या पूछा है यहाँ पे हमसे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन वेल सेटल्ड इन यूएसए। क्या ये पैरा 4 में कवर होता है बेटा? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन, यस।
बिल्कुल यहाँ पे रिलेटेड पर्सन फैमिली में सन आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई इसमें से किसे सप्लाई बोलेंगे, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो आपका सप्लाई है ही है, ठीक है। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल्ड ब्रदर। बेटा फैमिली की डेफिनेशन में डिपेंडेंट ब्रदर आता है, ये डिपेंडेंट है क्या, नहीं, वेल सेटल्ड ब्रदर है, वेल सेटल्ड ब्रदर है, तो फैमिली में नहीं आता, तो रिलेटेड पर्सन नहीं हुआ, रिलेटेड पर्सन नहीं हुआ तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन पैरा 4 में कवर नहीं होगा, पैरा 4 में कवर नहीं होगा, तो दिस इज नॉट सप्लाई, दिस इज नॉट सप्लाई। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ अ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर हु इज होलली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन इन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, आपके डिपेंडेंट ब्रदर से आपने सर्विस ली तो फिर वो रिलेटेड पर्सन में आ जाता है, वो फैमिली की डेफिनेशन में आता है डिपेंडेंट ब्रदर, सो दिस इज अगेन सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज डॉटर होनली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन इन रशिया। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा डॉटर जो है वो रिलेटेड पर्सन में आती है, फैमिली की डेफिनेशन में आती है, सो रिलेटेड पर्सन में आती है, सो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, सप्लाई। ये भी क्या हो जाएगा, सप्लाई। ठीक है, फैमिली की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एंड सो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर सप्लाई, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर सप्लाई। ठीक है, ये हुई बात। 1 मिनट चाहिए तो हम फटाक से फैमिली की डेफिनेशन देखते हैं, पढ़ी थी हमने क्लास में, आपको याद होगी डेफिनेटली। देखो फैमिली में कौन आता है, स्पाउस और चिल्ड्रन तो डायरेक्ट आ जाते हैं बेटा, डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो कुछ भी हो, इसलिए डॉटर के केस में कुछ देखना ही नहीं है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये तो आपके फैमिली में आ ही जाते हैं। देन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर कब आते हैं, ओनली इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सेट पर्सन, फैमिली में आते हैं, फैमिली में आते हैं। अब फैमिली की डेफिनेशन है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में एक पॉइंट है, रिलेटेड पार्टी कब होगी, जब दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। तो अगर फैमिली की डेफिनेशन में फॉल करते हो तो रिलेटेड पार्टी हो गए, रिलेटेड पार्टी हो गए तो पैरा 4 शेड्यूल 1 में जाओगे। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, इसमें ब्रदर जो है वो इंडिपेंडेंट है, वेल सेटल्ड है, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होगा, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में आपका ये सप्लाई नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन क्या है, सप्लाई क्या क्या है, सो 1, 3 एंड 4, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following person is not eligible for composition levy under 10(1)(10)(2) under subsection 1 and 2 10 subsection का योगा of the CGST Act even though their aggregate turnover does not exceed 1.5 CR in the उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे से किस किस को कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी, इसमें किस किस को कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी, चलो देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस, बेटा रेस्टोरेंट सर्विस वाला तो क्लियरली दिया हुआ है, क्लियरली दिया हुआ है कि उनको तो कंपोजिशन स्कीम मिल जाती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर को मिलती है, रेस्टोरेंट वालों को मिलती है, और एनी अदर सप्लायर दैट इज ट्रेडर्स उनको मिलती है, तो ये इनको तो कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल है। अब पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस एंड अर्निंग बैंक इंटरेस्ट, ये भी क्लियर हुआ है, इनको भी कंपोजिशन स्कीम मिल जाती है। अब पर्सन ट्रेडिंग इन आइसक्रीम, बेटा आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर्स को 10(1) की स्कीम नहीं मिलती है, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम एंड अदर एडिबलाइज वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला, एरिएटेड वाटर्स, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स हमने देखा था, उनको नहीं मिलती, किसको, मैन्युफैक्चरर को 10(1) वाली स्कीम, ट्रेडर को मिलेगी, ट्रेडर को मिलेगी। अब पर्सन सप्लाइंग सर्विस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बेटा जो प्योर रिपेयरिंग का काम करे मतलब प्योर सर्विस प्रोवाइडर, उनके लिए 10(1) वाली स्कीम नहीं है, 10(2) में जाके बेनिफिट ले सकते हैं, 50 लाख वाला जो है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, बहुत स्पेसिफिक है, 10(1) और 10(2) की बात हो रही है, तो रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वालों को यहाँ पे स्कीम नहीं मिलेगी कंपोजिशन, सो डी इज द करेक्ट आंसर। कितने सिंपल क्वेश्चन है देखो एग्जाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, द टाइम ऑफ सप्लाई टीओएस ऑफ सर्विस इन केस ऑफ आरसीएम इज, आरसीएम के केस में बेटा टीओएस क्या होता है हम देखेंगे, चलो ठीक है, 1 सेकेंड। डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड टू द सप्लायर, ये एक पॉइंट जरूर था बेटा, ये एक पॉइंट जरूर था। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, सप्लायर जो इनवॉइस इश्यू करता है उसके 60 दिन बाद, मतलब 61th डे, ये भी एक पॉइंट था। डेट ऑफ इनवॉइस अर्लियर ऑफ ए एंड बी, तो बेटा अर्लियर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। आरसीएम सर्विस की बात हो रही, गुड्स की बात नहीं हो रही, आरसीएम सर्विस की। सेक्शन क्या था हमारा, 13 सबसेक्शन 2 से गवर्न होता था, सॉरी 13 सबसेक्शन 3 से गवर्न होता था आरसीएम सर्विस। 13 सबसेक्शन 3 ने क्या बोला कि भाई डेट ऑफ पेमेंट और डेट फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ऑफ द सप्लायर, सप्लायर की इनवॉइस से 60 डेज के बाद, मतलब 61th डे और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, क्या हो जाता है, टीओएस, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता था सर्विस का, 13 सबसेक्शन 3 में पढ़ा था। ठीक है,
सबसेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं, सेक्शन याद रख लेना बहुत है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डज नॉट फॉल अंडर रिवर्स चार्ज प्रोविजन अंडर एज कंटेन्ड इन 9(3) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। आरसीएम जो प्रोविजन पढ़े थे बेटा, जिस नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विसेज, जो यहाँ पे सारे गुड सर्विसेज पे लगता है कि आरसीएम नहीं, नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विसेज यहाँ पे है जिन पे क्या होता है आरसीएम लगता है, और उसमें टैक्स किसकी पे करने की लायबिलिटी होती है, रेसिपिएंट की, रेसिपिएंट की। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें से क्या आरसीएम में नहीं आता है, क्या आरसीएम में नहीं आता है, देखते हैं। सर्विस सप्लाई बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी। बेटा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी होती है टैक्स पे करने की अंडर आरसीएम। ये पढ़ा था हमने। सो दिस इज अंडर आरसीएम, दिस इज अंडर आरसीएम, ए पॉइंट पे लगता है आरसीएम। स्पॉन्सरशिप प्रोवाइडेड टू अ पार्टनरशिप फर्म और टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये भी हमने पढ़ा था बेटा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जब भी पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट को देते हैं तो वो भी क्या आरसीएम में आती है, वो भी आरसीएम में आती है क्लियरली। सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर, भी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर तो आता था आरसीएम में। प्रोवाइडेड टू अ रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ओ माय गॉड, नहीं नहीं, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट लिखती है बेटा। बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड करते हो तो फिर उस केस में तो भाई आरसीएम में आता है। यहाँ पे क्या लिखा है, टू अ रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो फिर इट इज नॉट अंडर आरसीएम, इट इज नॉट अंडर आरसीएम। आरसीएम का चैप्टर पढ़ने का बहुत सिंपल टेक्निक है बेटा। सर्विस कौन सी है, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, वो सब सेटिस्फाई हो रहा है तो आरसीएम, नहीं तो नहीं, ठीक है। सो इट इज नॉट आरसीएम। सो क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज नॉट फॉल अंडर आरसीएम, सो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल एमसीक्यूज बेटा, ये तो आपको बिल्कुल जो मार्क्स हैं 12 मार्क्स बिल्कुल ले लेने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, क्या एग्जेम्प्ट है बेटा जीएसटी से, क्या एग्जेम्प्ट है। एडमिशन टू सर्कस वेयर एंट्री कॉस्ट 550 पर पर्सन, क्वेश्चन क्या है, एग्जेम्प्ट। ये क्या है बेटा, टैक्सेबल, अभी हमने देखा था सर्कस में 500 से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, टैक्सेबल हो जाता है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड इज टैक्सेबल सर्विस बेटा, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। इंटरेस्ट जो बाकी इंटरेस्ट जैसे बैंक में आपके लोन डिपॉजिट पे इंटरेस्ट होते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, बट क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज होता है वो टैक्सेबल होता है। देन सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया, बेटा दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल। सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, दिस इज स्पेसिफिक एग्जेम्पशन हमने देखे थे यहाँ पे, ये एग्जेम्प्ट होती है। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो इंडिया में लोकेटेड है वो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो एग्जेम्प्ट होती है, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आईटीसी ऑफ मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर मेकिंग डैश इज अलाउड, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, यहाँ पे आईटीसी मोटर व्हीकल का किस चीज का अलाउड है, ये सवाल है आपका। यूज फॉर मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बिल्कुल यहाँ पे अलाउड है। देखो कहाँ पढ़ा था, 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक क्रेडिट पढ़ा था, ठीक है, वहां मोटर व्हीकल का क्रेडिट ब्लॉक था, बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए था कि नहीं, पैसेंजर्स के लिए था, वहां पे हमने देखा था जो, तो दिस इज अलाउड। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, दिस वाज आल्सो अलाउड, वहां पे एक्सेप्शन थे बेटा, उसमें था कि भाई आप यहाँ मोटर व्हीकल को क्या क्यों यूज कर रहे हो, फॉर मेकिंग टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, देन दैट इज अलाउड। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ड्राइविंग, आप ड्राइविंग स्कूल वाले हो, आपने मोटर व्हीकल लिए और वो मोटर व्हीकल को आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, ड्राइविंग सिखा रहे हो लोगों को, ठीक है, तो उस केस में भी अलाउड था। ये सब एक्सेप्शन में थे, तो तीनों केसेस में अगर मोटर व्हीकल आप लेते हो तो उसका आईटीसी अलाउड था, आईटीसी अलाउड था। सो 1, 2 and 3 डी इज द करेक्ट आंसर, सारे केसेस में अलाउड है, ठीक है। Which of the following person is required to obtain compulsory registration, किसे compulsory registration देना रहेगा, देखते हैं। Person making exclusively engaged in making interstate supply tax is to be paid by recipient on RCM basis, नहीं बेटा, इनको तो स्पेसिफिकली बोला है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। क्या कर रहे हो आप, कुछ यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो जिसका पूरा का पूरा टैक्स आरसीएम में रिसिपेंट पे करने वाला है, तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिलवा के करेगी क्या, जैसे कि आप एडवोकेट हो, आपका पूरा का पूरा जो टैक्स है कौन पे करेगा, जिससे आपसे सर्विस ली जो बिजनेस एंटिटी ने, तो आप एडवोकेट को रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे बोला है कि ठीक है कोई जरूरत नहीं है, तो इनको जरूरत नहीं है। पर्सन मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू 20 लाख, इनको भी जरूरत नहीं बेटा, बात हुई है ये सर्विस की, इंटरेस्टेड से कंफ्यूज नहीं होना, गुड्स है कि सर्विस है, ध्यान से देखो, इंटरेस्टेड सर्विस का है तो आपको 10-20 लाख का एग्जेम्पशन दिया हुआ है। पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ईसीओ अदर देन सप्लाई अंडर 9(5) विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लाख, सर्विस की बात हो रही है, गुड्स की नहीं हो रही अगेन। तो पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ ईसीओ को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो हमने पढ़ा था सेक्शन 24, वहां क्या लिखा था कि जो लोग भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस नॉट गुड्स बेटा, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ईसीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू, और जिनका भी टर्नओवर यहाँ 10-20 लाख तक के, उनको क्या एग्जेम्पशन दिया हुआ था,
तो ये भी एग्जाम्प्ट है। पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर इज एजेंट और अदरवाइज, ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का क्लियर कट पॉइंट है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था। आप क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स का या सर्विस का ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एजेंट और अदरवाइज, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट पॉइंट। एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। एनआरटीपी को बेटा कब तक के रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, बात हुई थी एनआरटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में स्पेशल प्रोविजंस थे, पढ़े थे क्या, 5 दिन पहले, बिजनेस शुरू करने के 5 दिन पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ता है। नॉर्मल लोग कब करते हैं, 30 दिन के अंदर, बाकी एनआरटीपी को 5 दिन पहले। सो एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट, registration certificate granted to casual taxable person और NRTP will be valid for registration certificate बेटा, जो यहाँ पे casual taxable person या NRTP को हमने देखा था, पढ़ा था, कितने दिन वैलिड रहता है, 90 days फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और जो भी पीरियड वो स्पेसिफाई करेगा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के लिए, विचएवर इज अर्लियर। तो देखेंगे पीरियड स्पेसिफाइड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, यस, 90 days फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यस, अर्लियर ऑफ A and B, यस, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिलता है बेटा, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिलता है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस बाय NBFC, इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। वेरी सिंपल बेटा, याद करो, कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 31 में पढ़ा था हमने। क्या यहाँ पे सर्विस का टाइम लिमिट क्या रहेगा, किसके केस में, NBFC के केस में, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के केस में 45 डेज देते हैं। नॉर्मल लोगों के केस में, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे केस में 30 डेज, इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, इनके केस में 30 डेज। यहाँ बैंकिंग कंपनीज, NBFC हो गए, यहाँ पे उन सब के लिए, इंश्योरेंस कंपनी, उनके लिए क्या टाइम लिमिट दिया बेटा, 45 डेज, 45 डेज। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Where the goods are being sent or taken on approval for sale or return or removed before the supply takes place, the invoice shall be issued। क्या बात हुई भाई यहाँ पे, where the goods are being sent or taken on approval, goods को कहाँ लेके गए, या तो send किया, या take किया, लिया गया अप्रूवल के लिए, for sale or return or removed before supply takes place, the invoice shall be issued। invoice issue करने का मैक्सिमम टाइम क्या है बेटा, मैक्सिमम टाइम क्या है। अब जैसे कि आपने मुझसे कुछ गुड्स लेकर के गए, आपने बोला कि भी ठीक है मैं बताता हूँ, मैं अभी मैं घर पे लेके जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ व्हाटएवर, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने ठीक है, उस टाइम पे क्या सप्लाई हुई, नहीं, उस टाइम पे क्या मैंने डिलीवरी चालान इशू कर दिया। टैक्स इनवॉइस कब इशू होती है, जब सप्लाई होती है, सप्लाई हुई उस टाइम पे नहीं। तो फिर जब भी फॉर एग्जाम्पल आप घर गए, आप अपने ऑफिस गए, जहां भी आपने 1 महीने बाद कंफर्म किया कि ठीक है भाई ये गुड्स मैं ले रही हूँ, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है 6 मंथ, 6 महीने तक आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ आपके बीच में डिस्कशन, तो एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स गवर्नमेंट मान लेगी कि भाई वो सप्लाई होगी। 6 मंथ्स कब से, रिमूवल से, ठीक है। तो इस केस में इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा आपको, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब कि जब भी आपने कंसेंट दे दी कि हाँ ठीक है भाई ये गुड्स अब मेरे हुए, मैं गुड्स यहाँ पे ये सेल इसका आप कर दीजिए, ये मैं परचेज कर रहा हूँ गुड्स, या बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर। तो आंसर इज सी, अर्लियर ऑफ ए और बी। ये भी सेक्शन 37 में पढ़ा, सॉरी 31 में पढ़ा था हमने, ठीक है, अर्लियर ऑफ ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन डैश इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड डैश इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस। जब गुड्स के केस में ट्रिप्लीकेट कॉपी बनती थी, सर्विस के केस में डुप्लीकेट। देखो हमने पढ़ा था क्लास में, गुड्स के केस में ट्रिप्लीकेट कॉपी बनती थी। ओरिजिनल किसके लिए बेटा, रिसिपिएंट के लिए, जिसके बेसिस पे वो क्रेडिट लेता है। डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के लिए, और ट्रिप्लीकेट कॉपी किसके लिए होती थी, सप्लायर के लिए होती थी। एंड सर्विस के केस में ओरिजिनल रिसिपिएंट के पास जाता था, जिसके बेसिस पे वो क्रेडिट लेता था, और डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर के पास होती थी। तो सर्विस के केस में डुप्लीकेट कॉपी, गुड्स के केस में ट्रिप्लीकेट कॉपी, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ट्रिप्लीकेट एंड डुप्लीकेट, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following shall be discharged first while discharging the liability of a taxable person? बेटा याद हो तो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज देखा था हमने, क्या होता है ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज में, सबसे पहले जो भी ड्यूज होते हैं करंट टैक्स पीरियड के वो पे होते हैं, फिर प्रीवियस टैक्स पीरियड के, उसके बाद कोई डिमांड होती है तो वो, ठीक है। सो हियर ऑल ड्यूज रिलेटेड टू प्रीवियस पीरियड, नो, फर्स्ट है आपका ऑल ड्यूज रिलेटेड टू करंट टैक्स पीरियड। क्या क्वेश्चन है, क्या फर्स्ट में डिस्चार्ज होता है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ड्यूज रिलेटेड टू करंट टैक्स पीरियड। उसके बाद क्या होता है बेटा, ऑल ड्यूज रिलेटेड टू प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर उसके बाद डिमांड रेज अंडर 73, 74, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज होता है 1, 2, 3। कभी आपको सीक्वेंस में जमाने बोला तो आपको याद रखना है, पहले करंट टैक्स पीरियड, उसके पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड, उसके बाद अगर कोई डिमांड पहले की आई है, यहाँ पे कोई भी डिमांड आई है,
ठीक है, 73 74 में, तो फिर वो डिस्चार्ज होती है। नेक्स्ट, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फाइनल रिटर्न। बेटा फाइनल रिटर्न हम कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करते हैं, वो क्या होती है देखते हैं। नहीं, ये सब तो नहीं है। Within 3 months of the date of cancellation or order of cancellation, whichever is earlier. आपने जो भी कैंसिलेशन अप्लाई किया या ऑर्डर जो भी कैंसिलेशन का आया उसके 3 महीने के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो हम फाइल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अंडर जीएसटी लॉ, देखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स आर नेवर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंड सन डॉटर। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी अभी हमने फैमिली की डेफिनेशन देखी थी। ग्रैंड पेरेंट्स को कभी कंसिडर करेंगे बेटा जब वो होली मेनली डिपेंडेंट हो। ठीक है, दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड नहीं, ये भी गलत बात है। ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ओनली इफ दे आर होली डिपेंडेंट ऑन देयर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। ये उस केस में क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पे फैमिली की डेफिनेशन में आ जाएंगे और फिर वो रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। तो सी इज करेक्ट। देन डी, ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर डॉटर ओनली इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट। नहीं, सी इज करेक्ट। अगर ग्रैंड पेरेंट्स को कभी यहाँ पे फैमिली में लिया जाएगा बेटा ओनली इफ दे आर होली डिपेंडेंट, होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन देयर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्टेड टू। बेटा लीकर पे कौन कौन सी ड्यूटी लगती है हमने पढ़ा था, अभी भी उस पे कौन लगाता है, स्टेट लगाता है, स्टेट एक्साइज। उसके मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है स्टेट एक्साइज और उसके सेल पे लगता है सीएसटी या वैट। ठीक है, तो टैक्स कौन सा लगता है, स्टेट एक्साइज भी लगता है या वैट या सीएसटी, डिपेंडिंग। इंट्रा स्टेट सेल है तो वैट, इंटर स्टेट सेल है तो सीएसटी। तो बोथ ए एंड बी, जीएसटी नहीं लगता उसमें बेटा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। Mr. A has a tax invoice dated 20th/1/2020 for service. Service के लिए tax invoice is received by him. Its input tax credit is lost if its ITC is not availed on or before. So यहाँ पे बेटा what is the time limit for availing ITC? Simple question ये है। क्या होता है हमारा टाइम लिमिट आईटीसी अवेल करने का? जो भी सितंबर का रिटर्न फाइलिंग डेट होता है नेक्स्ट ईयर, जो हमारा ईयर खत्म होता है उसके बाद में सितंबर का यहाँ पे जो रिटर्न फाइलिंग डेट होता है वो, या डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर। ठीक है, तो आपकी इनवॉइस कब की? 1920 की है। देखो जनवरी 20 की, तो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपकी इनवॉइस है। तो इसका आप मैक्सिमम कब तक के क्लेम कर सकते हो? 1920 का। यहाँ पे जो सितंबर 20 की डेट होती है, मतलब सितंबर 2020 की जो डेट आएगी रिटर्न की फाइलिंग की 20 अक्टूबर 2020 रिटर्न फाइलिंग डेट आती है। और फाइलिंग एनुअल रिटर्न जो की एक्चुअल फाइलिंग डेट, जो भी एक्चुअल फाइलिंग डेट है एनुअल रिटर्न की, विचएवर इज अर्लियर। सो नॉट दिस, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सितंबर रिटर्न 2020 दैट इज 20 अक्टूबर, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर। अच्छा, अब यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं बेटा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न नहीं है, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस किस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा बेटा? सीधे ब्लॉक क्रेडिट में जाने का। गुड्स यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, यस, इनका अवेलेबल नहीं होगा। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एज अ पार्ट ऑफ कंपनीज पॉलिसी, हमने पढ़ा था। मेंबरशिप ऑफ क्लब, फिटनेस सेंटर, हेल्थ सेंटर, ये सारी चीजों की मेंबरशिप अगर आपको यहाँ एम्प्लॉयर दे रहा है तो भी उसका जो आईटीसी है उसको नहीं मिलेगा। उसने जिम की कोई मेंबरशिप ली, ठीक है, एम्प्लॉइज के लिए ली, बट उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। ब्लॉक क्रेडिट में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन एज पर कंपनीज पॉलिसी। कंपनी में यहाँ पे आपको किसने बेटा सिंगापुर भेजा आपके एम्प्लॉयर ने घुमाने के लिए, सो ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंड किया उसने एम्प्लॉय को, वेकेशन पे भेजा, तो उस केस पे भी उसका आईटीसी नहीं मिलेगा उसे। ठीक है, सो 1, 2 एंड 3 तीनों का आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट में दिया हुआ है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स? किसे गुड्स नहीं माना जाएगा बेटा? 10 पैसा कॉइन हैविंग अ सेल वैल्यू ऑफ 100 रुपीज, दिस इज गुड्स। अभी बताती हूँ मैं कैसे। शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, नहीं, ये सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज आर केप्ट आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस। गुड्स की डेफिनेशन क्या आती है बेटा? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ऑल दैट हमने पढ़ा था। ठीक है, सो दिस इज नॉट गुड्स। लॉटरी टिकट्स बेटा इट इज गुड्स। कैसे? एक्शनेबल क्लेम है, एक्शनेबल क्लेम में लॉटरी टिकट्स आती है तो वो गुड्स हो जाती है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ एक बार। 10 पैसा कॉइन हैविंग अ सेल वैल्यू ऑफ 100। आप बोलोगे कि मैम आपने अभी भी क्या बोला गुड्स की डेफिनेशन में? गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, तो ये तो मनी हो जाएगा। नहीं बेटा, ये मनी नहीं होता, ये मनी की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है। ठीक है, नॉर्मल 100 रुपीज होते वो हो जाता मनी,
देखो मैं मनी की डेफिनेशन खोल रही हूँ, मनी की डेफिनेशन में ये सब चीजें आती है और क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग करेंसी हेल्ड फॉर इज न्यूमेस्टिक वैल्यू। तो यहाँ पे आपकी करेंसी जो है वो क्या है, यहाँ पे जो करेंसी है आपकी वो क्या है बेटा, जैसे कि आपने 10 पैसा का कॉइन रखा है बट उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज है। तो जो भी करेंसी आप हेल्ड कर रहे हो फॉर इट्स न्यूमेस्टिक वैल्यू वो मनी की डेफिनेशन से बाहर है। मनी की डेफिनेशन से बाहर है तो फिर वो गुड्स हो जाएगी, क्योंकि गुड्स के डेफिनेशन में क्या है, अदर देन मनी। जो मनी से भी बाहर है वो गुड्स हो जाएगा, वो गुड्स हो जाएगा एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये गुड्स हो जाएगा। तो 1 and 3 आर गुड्स, बी इज नॉट गुड्स, सिक्योरिटीज में आ जाता है वो। सो बी इज द करेक्ट आंसर विच इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स, किसे गुड्स नहीं बोला। सो 2 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। Mr. Ram, a jeweler registered under GST in Mumbai, wants to sell his jewelry in a trade expo held in Delhi. Which of the following statement is false in this case? False पूछ रहा है। ठीक है, ये क्या है, रजिस्टर्ड है मुंबई में, इसको दिल्ली में कोई एग्जीबिशन लगाना है। ठीक है, वहां पे क्या लेगा बेटा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसे रजिस्ट्रेशन लेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है, क्या फॉल्स होगा देखते हैं। ही नीड्स टू गेट रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। यस, वो तो ट्रू है, ट्रू है, ऐसा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसे रजिस्ट्रेशन लेना है। He needs to pay advance tax on estimated tax liability. Yes, casual taxable person 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेता है बिजनेस कमेंस होने के, क्या करता है वो एडवांस टैक्स पे करता है बेटा ऑन एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, 90 डेज का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है, फर्दर एक्सटेंशन 90 डेज को और कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज ट्रू ऑल्सो। ही नीड्स टू मैंडेटरी हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस। नो, दिस इज फॉल्स, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तभी तो वो वहां जाके कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसे रजिस्ट्रेशन ले रहा है, वहां पे कोई प्लेस ऑफ बिजनेस की जरूरत नहीं है। He needs to file GST at 3B and 1 for Delhi GST and for the month for which he is registered in Delhi. This is also true. वहां पे रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जिस महीने के लिए लिया है, वहां पे उस टाइम पे उसको वहां का क्या करना पड़ेगा बेटा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 3B भी 1B। बिल्कुल सही बात है। सो सी पॉइंट इज द फॉल्स। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज फॉल्स। सो सी इज फॉल्स। क्या है, उसे प्लेस ऑफ बिजनेस वहां पे कोई जरूरत नहीं है उसके लेने की। ए, बी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। Which would be treated as exempt supply? किसको exempt supply बोला जाएगा अंडर जीएसटी एक्ट। सेल ऑफ लीकर क्या exempt supply होगा, हाँ, नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आता है। सप्लाई ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यस दिस इज exempt, पढ़ा था हमने एग्जेम्पशन के चैप्टर में बेटा, बहुत बड़ा हेल्थ केयर सेक्टर पढ़ा था। हेल्थ केयर सर्विसेज exempt होती है, हाँ होती है exempt। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी, यस दिस इज ऑल्सो exempt। ठीक है, exempt सप्लाई की डेफिनेशन क्या थी बेटा, हमने पढ़ा था, क्या था, यहाँ पे निल रेटेड सप्लाई भी आता है इसमें, फिर होली एग्जाम सप्लाई भी आता है। तो दीज आर होली एग्जाम सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई आता है, जैसे पीएचएमएन आइटम। ठीक है, पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, वो सब हमने पढ़ा था। ठीक है, एंड सेल ऑफ लीकर ऑल्सो। सो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए 1 2 3 सारे करेक्ट है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is recognized system of medicine in India for the purpose of exemption of healthcare service? healthcare service में बताया था क्या क्या recognized system है, जैसे कि होम्योपैथी, एलोपैथी एंड ऑल दैट वहां पे था। ठीक है, तो एलोपैथी है, हाँ था, वहां यूनानी भी था, सिद्धा भी था। तीनों भी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया है, तीनों भी रिकॉग्नाइज सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इन इंडिया है। सो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे तीनों भी केस में 1 2 3 डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज exempt अंडर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो यहाँ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो exempt है, देखते हैं। Chemist shop in a hospital selling medicines to public at a large, no, this is a taxable, this doesn't come under the healthcare service. Next, B, food supply by outsourced canteen to inpatient as per diet prescribed by hospital dietitian, this is exempt बेटा। जो एडमिट है पेशेंट, उनको जो फूड सप्लाई किया जाता है उसे कंपोजिट सप्लाई माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, वो हेल्थ केयर सर्विस का ही पार्ट माना जाता है एंड दिस इज exempt। फूड सप्लाई बाय आउटसाइड कैंटीन हॉस्पिटल टू विजिटर अटेंडेंट, नहीं, दिस इज टैक्सेबल। भाई आप यहाँ पे अगर कोई जा रहा है, यहाँ पे विजिटर जा रहा है, यहाँ पे कोई अटेंडेंट जा रहा है, या जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, ये लोग जो बाहर की कैंटीन से खा रहे हैं या वहां की कैंटीन में खा रहे हैं, जो भी फूड वगैरह, वो टैक्सेबल होता है, वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, वो हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिटेड है उसके लिए नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल टू फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर द एस्थमा पंप डिस्प्लेइंग इट परमानेंटली इन द हॉस्पिटल बिल्डिंग, दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल। दिस डजंट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, ये सब कुछ नहीं आता है। तो हियर व्हाट इज, क्वेश्चन क्या था बेटा, व्हाट इज exempt? सो ओनली बी पॉइंट इज exempt। बाकी तीनों भी सर्विसेज जो है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करेगा तो भी टैक्सेबल है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की कौन सी सर्विस exempt होती है, हेल्थ केयर सर्विस, तो ये हेल्थ केयर सर्विस में नहीं आता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर ₹5 लाख फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, गुड्स की बात हो रही है।
Advance received on 1st April, invoice issued on 15th April, goods removed on 25th April. What is the time of supply of goods where the taxes payable under forward charge? बहुत सिंपल था बेटा, 12 सबसेक्शन 2 में पढ़ा था हमने. रेड विथ नोटिफिकेशन नंबर 66/2017. क्या बोलता है? टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, whichever is earlier. तो यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है बेटा? 15th April. लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है? 25th April. इन केस ऑफ द रिमूवल ऑफ द गुड्स, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइसेस, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइसेस जहाँ हमारे गुड्स रिमूव होते हैं. तो 15th April और 25th April, whichever is earlier. तो 15th April, बी इज द करेक्ट आंसर. टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. टाइम ऑफ सप्लाई कब हो जाएगा आपका? 15th April को हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट बेटा, श्याम लिमिटेड इज रिसीविंग लीगल सर्विसेज फ्रॉम अ लॉयर मिस्टर ज्ञान. Aggregate turnover of Shyam in preceding year is 40 lakhs. Information regarding payment and invoices are given. What is the time of supply? Time of supply किसका बेटा? सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई. आरसीएम की सर्विस है, लीगल सर्विस है. तो उस केस में क्या होगा हम देखते हैं यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट या 60 डेज के बाद जो 61 डे आता है इनवॉइस के बाद वो देखते हैं. तो इनवॉइस इशूड बाय ज्ञान 15th April, यहाँ से प्लस 60 डेज हो जाएगा बेटा. 61th डे वो हो जाएगा. पेमेंट रिसीव बाय ज्ञान, पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ मिस्टर श्याम. श्याम की बुक्स में कब के अकाउंट? फर्स्ट में. तो फर्स्ट में और यहाँ पे जो इनवॉइस इशू करी उसके 60 डेज बाद, विचएवर इज अर्लियर. 15th April को इनवॉइस इशू की थी, इसके 60 डेज बाद या फर्स्ट में. तो सर नेचुरली फर्स्ट में इज द टाइम ऑफ सप्लाई. फर्स्ट में इज द टाइम ऑफ सप्लाई. सो ए इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम? किसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी? कौन सी? 1012 की बात हो रही है. 1012 की बात हो रही है. तो मेसर्स एबीसी फर्म सेलिंग गारमेंट्स इन अहमदाबाद हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ 70 lakhs. अहमदाबाद कहाँ था बेटा? गुजरात. गुजरात के लिए लिमिट हमने देखी थी कितनी बेटा? 1.5 CR. तो विद इन वेल लिमिट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और यहाँ पे गारमेंट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा कंपोजिशन स्कीम. तो इसको कंपोजिशन स्कीम अलाउड है. देन अ स्टार्टअप कंपनी ऑपरेटिंग इन दिल्ली हैविंग एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 98 lakhs. रेस्टोरेंट सर्विस. रेस्टोरेंट सर्विस दिल्ली 1.5 CR. रेस्टोरेंट सर्विस वालों को सर्विस सेक्टर में अलाउड है कंपोजिशन स्कीम 1012 की. A courier service company operating solely in Mumbai having an annual turnover of 90 lakhs. बेटा courier service company, प्योर सर्विस प्रोवाइडर को 1012 की स्कीम अलाउड नहीं है. 1012 की स्कीम किसके लिए? या तो मैन्युफैक्चरर के लिए, या रेस्टोरेंट के लिए, या ट्रेडर के लिए. और प्रोविजन में कुछ लिमिट दी हुई है सर्विस की 10% और दी हुई है जहां पे टर्नओवर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी 5 lakhs रुपीज. उतने तक की सर्विस कोई और भी प्रोवाइड कर सकता है. कोई और मतलब मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या रेस्टोरेंट वाला. प्योर सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ रेस्टोरेंट वाले प्रोवाइड कर सकते हैं 10(1) और 2 में. ठीक है. बाकी अदर सर्विस सेक्टर्स हो तो 10(2) में आ जाओ. तो इसको कंपोजिशन स्कीम 10(1) और 2 की तो नहीं मिलेगी सी वाले को, कुरियर वाले को. एंड अ ट्रेडर सेलिंग ग्रोसरी आइटम्स इन उड़ीसा हैविंग 95 lakhs, इसको भी कंपोजिशन स्कीम अलाउड है. तो ए, बी और डी को कंपोजिशन स्कीम अलाउड है. क्वेश्चन क्या था? किसको अलाउड नहीं है? तो बेटा सी को अलाउड नहीं है. सी इज द करेक्ट आंसर. Assuming that all the activities given below are undertaken for a consideration, which of the following is not a supply of service? क्या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बेटा? नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस. शेड्यूल 3 आएगा कहीं ना कहीं, देखते हैं. रेंटिंग ऑफ कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स, बेटा ये सप्लाई होता है. एन एम्प्लॉय अग्रीइंग टू नॉट वर्क फॉर कॉम्पिटिटर आफ्टर लीविंग द करंट एम्प्लॉयमेंट, सो इट इज नॉट इन द कोर्स और रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी सप्लाई है. रिपेयरिंग ऑफ मोबाइल, बेटा सर्विस है ही, सप्लाई है ही. Provision of service by an employee to the employer in the course of relation of employment, it is not the supply of goods, not supply of service. It is not supply as per schedule 3. So D is the correct answer. D is the correct answer. ठीक है. Next बेटा, during the month of May, Z Limited sold goods to Y Limited for 2,55,000 and GST at the rate of 18%. GST 18% पे लगाया. ठीक है. However, owing to some defect in the goods, Y returned the goods by issuing a debit note of 40,000 in the same month. Z records the return of goods by issuing the credit note of 40,000 plus GST in the same month. In this situation, liability of Z is. तो Z ने कुछ गुड्स बेचा, Y को बेचे थे 255 के, उसमें से कुछ प्रॉब्लम थी, 40,000 के उसने वापस कर दिए यहाँ पे. ठीक है. गुड्स रिटर्न कर दिए. गुड्स रिटर्न पे क्या हुआ? क्रेडिट नोट इशू किया. तो क्रेडिट नोट 40,000 का इशू होगा और उस पे जीएसटी बेटा 18%, ऑब्वियसली 7,200. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उसकी जीएसटी लाइबिलिटी कितनी है? तो पहले उसकी 45,900 थी, लेस क्रेडिट नोट इशू किया 7,200 का. तो 45,900 माइनस गुड्स रिटर्न पे जो 7,200, 38,700 उसकी लाइबिलिटी आती है. सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के कंसेप्ट हमने पढ़े थे. ठीक है. तो इस सिचुएशन में क्रेडिट नोट इशू कर सकता है. C and company are registered supplier in Delhi opted for a composition levy under subsection 10(1) and 2.
It sold the goods in the fourth quarter for a financial year of 15 lakhs. The applicable GST rate on these goods is 12%. CN Company purchased the goods from Ramesh and Company registered in Delhi for 9,55,000, on which Ramesh and Company has charged CGST, SGST. C Limited has also purchased goods from E Limited, Haryana, on which E Limited charged GST, IGST. GST liability of C Limited for the fourth quarter of the financial year is. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा. वो क्या है? कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड सप्लायर है. कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड सप्लायर है. अब उनको आईटीसी वगैरह तो कुछ मिलता नहीं है. सीधे सीधे जो 15 लाख रुपए है, सीधे सीधे जो 15 लाख रुपए, उस पर क्या करना है? 0.5 CGST, 0.5 SGST. दैट्स इट. सिंपल सी बात है. सप्लायर है यहाँ पे. सप्लायर के केस में 0.5 ऑफ टैक्सेबल सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज इसका रेट है. तो 15 लाख का 0.5, 15 लाख का 0.5. हियर इट कम्स टू बेटा व्हाट? ए आंसर है हमारा. क्लियर दिख ही रहा है. 7,500, 7,500. ठीक है, ठीक है. तो ये हो गया. ए इज द करेक्ट आंसर. Mr. Raghu avails services of Mr. Raja, chartered accountant, as under audit of financial accounts, tax audit and annual filing income tax return of Raghu's wife. ठीक है. मिस्टर रघु ने ये सर्विसेज अवेल करी है, ऑडिट करवाया है, स्टेटमेंट्स का टैक्स ऑडिट करवाया है और रिटर्न फाइल करवाया है अपनी वाइफ का. All the above amounts are exclusive of GST and applicable rate is 13%. The accountant of Raghu has booked the entire expenses of 70,000 plus GST in the books of account. Mr. Raghu is eligible to take ITC off. बेटा सारी चीज का आईटीसी तो नहीं मिलेगा. अपनी वाइफ का जो इनकम टैक्स रिटर्न किया पर्सनल पर्पस के लिए, उसका आईटीसी थोड़ी ना मिलेगा. इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. तो 65,000 पे उसको 18% का आईटीसी मिलेगा. लास्ट 5,000 का नहीं मिलेगा. तो 65,000 इंटू 18%, 11,700 इज द करेक्ट आंसर. 11,700 इज द करेक्ट आंसर. डी. सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. TT Private Limited registered in Rajasthan furnished the following information for the month of June. देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने जून के लिए. क्वेश्चन क्या है? पहले नीचे जाके पढ़ लेना था. GST लाइबिलिटी पेएबल इन कैश पूछ रहा है. ठीक है, देखते हैं. So TT Limited registered in Rajasthan following information. इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स. यहाँ पे इंटरस्टेट सेल किया, उस पर क्या लगा होगा बेटा? IGST लगा होगा. ठीक है. सेल कितना है? 1,25,000 का. सेल का अमाउंट क्या है? 1,25,000. देन इंटरस्टेट परचेज ऑफ गुड्स. परचेज ऑफ गुड्स कितने किया है इसने? रजिस्टर्ड इन पंजाब फॉर 40,000. 40,000 का क्या किया इसने? परचेज किया इंटरस्टेट. इस पे आईटीसी लग के आया होगा. देखते हैं. इंट्रास्टेट परचेज रजिस्टर्ड इन राजस्थान 65,000. एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी एंड यहाँ पे ये पूछा है. ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट. रेट जीएसटी का 18% दिया हुआ है. तो सबसे पहले आईटीसी कितना लग के आया हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बेटा. आईटीसी का स्टेटमेंट एमसीक्यू है, फटाफट करेंगे. इंटरस्टेट के केस में आईटीसी आईजीएसटी का आया होगा. इंटरस्टेट में सी और एस का आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे 18% रेट है. परचेजेस जो आपने इंटरस्टेट किए सेकंड पॉइंट में कितनी है? 40,000. तो 40,000 पे 18% कम्स टू 7,200. आईजीएसटी लग के आया होगा. एंड 65,000 के आपने परचेजेस किए इंटरस्टेट, उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लग के आया होगा. कितना? 99% बेटा. 99%. 5850. मैंने 65,000 का 9% निकाला. 5850. ये क्या हो गया आपका? आईटीसी. ये आपका आईटीसी हो गया. आउटवर्ड क्या है आपका? 1,25,000 का 18% आईजीएसटी. आउटवर्ड आईजीएसटी कितना है आपका? 22,500. आईजीएसटी आउटवर्ड 22,500. ठीक है, 22,500. अब आपको क्या पे करना रहेगा? ये बस ये वाली बात है. तो आप क्या कर सकते हो? आप इसके लिए क्रेडिट्स यूज कर सकते हो. ठीक है. क्रेडिट्स आप कौन कौन से यूज करोगे? सबसे पहले आईजीएसटी के लिए आईजीएसटी का क्रेडिट यूज कर लिया 7,200, खत्म हो गया. उसके बाद सी का यूज कर लिया 5,850. उसके बाद एस का यूज कर लिया 5,850. तो आपको नेट कितना पे करने को आएगा? देखते हैं. 22,500 माइनस 7,200 माइनस 5,850 माइनस 5,850, 3,600 आईजीएसटी पे करने को आएगा. Yes, C point is the correct answer. C is the correct answer. ठीक है. तो हमने यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ यूटिलाइजेशन देखा. सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट हमने यहाँ पे आईजीएसटी के आउटपुट के लिए आईजीएसटी का क्रेडिट यूज किया, फिर सी का यूज किया, फिर एस का यूज किया. ठीक है. तो आपको नेट पेमेंट क्या करना पड़ेगा? आईजीएसटी 3,600. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रदीप ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा सोल्ड गुड्स इंटरस्टेट फॉर 2,05,000. इंटरस्टेट सेल उन्होंने कितनी करी बेटा? 2,05,000 की. To Balram Limited registered in Uttar Pradesh, GST is 5% on said goods. As per the terms of sales contract, it
the trader has to deliver the goods at the factory of Balram. For the purpose, Pradeep Traders has charged a freight of 2,400 from Balram Private Limited. GST is leviable on 12% on the freight. What would be the net GST liability to be paid in cash, assuming the amounts given here are exclusive of GST? तो बेटा 2,05,000 plus 2,400 it comes to 2,07,400. इस पे लगेगा कितना 5%. ऐसा क्यों किया मैंने? 2,400 पे मैंने 12% क्यों नहीं लगाया? बेटा इंक्लूजन सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में क्या बात हुई थी हमारी कि ये जो भी चार्जेस यहाँ पे चार्ज किए जा रहे हैं ये सब वैल्यू का पार्ट बनेंगे, तो 2,07,400 पे 5%, 10,370 IGST इंटरस्टेट सेल है वो लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस यहाँ पे एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई भी चार्जेस यहाँ सप्लायर बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स तक के चार्ज करता है तो वो इंक्लूजन में आता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में. ठीक है, तो ये इंक्लूड होगा और टोटल पे वैल्यू पे रेट क्या लगेगा बेटा? 5%. जो गुड्स पे रेट है वही लगेगा. ऑब्वियसली दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई ओनली. ठीक है, सो 68 में आंसर है बेटा IGST 10,370. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रेम एंड सन्स हैज टेकन GST रजिस्ट्रेशन ऑन 1st Jan बट फेल टू फंड GST रिटर्न फॉर नेक्स्ट 6 months. 6 महीने तक रिटर्न ही फाइल नहीं किया. ओ माय गॉड. Owing to this, the proper officer cancelled his registration. Obviously cancel करेगा registration. Owing to this, the proper officer has cancelled the registration on 25th July. 25th July को क्या किया ऑफिसर ने? कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन. And serve the order for cancellation on 31st July. 31st July को यहाँ ऑर्डर आ गया कैंसिलेशन का, सर्व हो गया. Now Premsons wants to revoke the cancellation. Premsons can file application for revocation of registration on or before. तो यहाँ पे क्या बात हुई? यहाँ पे ये बात हुई कि भाई यहाँ पे उन्होंने क्या किया बेटा? रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया. ऑफिसर के पास ये पावर होता है 6 महीने तक आपने यहाँ रिटर्न फाइल नहीं किया 6 टैक्स पीरियड तक. ऑब्वियसली ऑफिसर आपका यहाँ पे क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा. तो ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, उसके बाद आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो. बट रिवोकेशन का टाइम क्या है बेटा? यहाँ पे 1 month का टाइम है 30 days का. तो यहाँ पे 30th August तक के आप अप्लाई कर सकते हो रिवोकेशन के लिए. सो द टाइम लिमिट इज 30th August. देन 30 days. Next, Access registered in Delhi purchased books from PC Traders registered in UP. Books are exempt from GST. ठीक है, बुक्स एग्जेम्प्ट है. एक्सेस मतलब कि जो परचेजर है वो क्या कर रहा है? अरेंज कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज बुक्स फ्रॉम अ GTA. एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा विद चार्ज ऑफ रेट ऑफ 9,000 फॉर द सेम. GST इज पेबल एट द रेट ऑफ 5% ऑन द GTA सर्विस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट बेटा? RCM में पे होगा GTA 450 रुपीज, 9,000 पे 5%. GTA यहाँ पे GTA को जो सर्विस है वो 9,000 रुपीज की है. रेट क्या रहेगा बेटा? 5%. जब 5% GTA के केस में हमने देखा था 2 रेट होते हैं, 12% और 5%. जब 5% ऑप्शन होता है तब टैक्स कौन पे करता है? रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज. चार्ट पड़ा था पूरा, रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज. तो देखते हैं क्या सही है. GST of 450 is payable by excess on reverse charge. Yes, this is तो परफेक्टली करेक्ट हमने पढ़ा था. वैसे तो ये आंसर ही करेक्ट हो गया. ठीक है, तो RCM पे टैक्स कौन पे करेगा? रिसिपिएंट पे करेगा. Supply of goods and supply of GTA is a composite supply where supply of the goods is principal and therefore it will be exempt. नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं. सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है और परचेजर अरेंज कर रहा है. Since exempt goods are being transported, service provided by GTA for transporting is also exempt. ऐसा कुछ भी नहीं है. And GTA is payable by GTA. GST of 450 is payable by GTA. नहीं, 12% वाला ऑप्शन होता तो यहाँ पे GTA पे करता. यहाँ अगर 12% दिया रहता तो GTA पे करता. बट अभी कौन पे करेगा? रिसिपिएंट पे करेगा. एंड बेटा हियर वी कंप्लीट डिस्कशन ऑन MCQ. जो 70 MCQs यहाँ पे ICAI ने इंडायरेक्ट टैक्स पार्ट के यहाँ पे रिलीज किए थे वो हमने कंप्लीट किया यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे अब मैं एक चीज और बता दूं बेटा, यहाँ पे आप मेरी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो. मैं रिवीजन बुकलेट समरी बुक यहाँ पे IDT पार्ट की मैंने बनाई है जिससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस अराउंड 6 hours में रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, तो ये बुकलेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी www.icaleague.com में. 22 April तक मैं अपलोड कर दूंगी ये बुकलेट, तो आपको ये वहां पे मिल जाएगी. प्लस यहाँ पे आपको अगर कोई दिक्कत आती है डाउनलोडिंग में तो आप इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको यहाँ पे बुकलेट भेज दी जाएगी. सेकेंडली यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि रिवीजन वीडियोस मैं वहां पे डालने वाली हूँ बेटा. वो रिवीजन वीडियोस आपको बहुत अच्छे से देखने हैं. क्यों? वो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से. क्या होता है एग्जाम के दिन प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई रिवीजन नहीं हो पाता है, तो 6 hours में खुद से रिवीजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो वो सारा कुछ रिवीजन मैं 6 घंटे में आपको करवा के दूंगी. ठीक है, 6 to 7 hours अप्रोक्सीमेटली रहेगा. उसमें हम पूरा का पूरा इंडायरेक्ट टैक्स पार्ट का रिवीजन कर लेंगे. ठीक है, सो बेटा विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर. थैंक यू फॉर नाउ.